अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम अपने MD-CAT 2025 का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम जो आज पढ़ेंगे वो यकीनन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे पहले अगर आपने कोई मिस कर दिया है लेक्चर तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एक मुकम्मल प्लेलिस्ट की शक्ल में, तो वहां जाकर आप सब देख सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। उस टॉपिक में क्या है, इससे पहले जो स्टूडेंट्स परेशान हैं, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मैंने कहा है कि वो कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहले नंबर पर तो ये जानना जरूरी है कि हमने पढ़ना क्या है। तो वो ये है कि कल हमने जो जिक्र किया था वो किया था एटॉमिक मास का, ठीक है, और इसके साथ साथ इसके बारे में जो अहम इंफॉर्मेशन थी वो हमने ली थी। जो आज के हमारे टॉपिक्स होंगे वो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के होंगे। जिन लोगों को नहीं पता, ये वही हमारे पास सिलेबस है जो कि PMDC की तरफ से दिया गया है। ऑलमोस्ट यही काफी 1-2 सालों से चल रहा है और इस दफा भी उम्मीद है यही होगा। ठीक है जी, चलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ एंड वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। ये एक सिंपल सी आउटलाइन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपके पास पहले भी होगी बुक की शक्ल में, ठीक है, तो वहां से आप इसको देख सकते हो। लेकिन हम इसको सीखेंगे कि किस तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला काम करते हैं। तो सबसे पहले हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो लेते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला जो है उसको हम कहते हैं कि ये एक सिंपलेस्ट फार्मूला है, ठीक है। इसकी एग्जांपल अभी लेते हैं, समझा देते हैं आपको। और जो मोलेकुलर फार्मूला है इसके बारे में ही बात करते हैं। ये एक कंप्लीट फार्मूला है। कंप्लीट का मतलब आप ये लोगे कि एक ऐसा फार्मूला जिसमें सारे एटम्स की तादाद आपको शो कर दी गई। जैसे कि आप सब लोगों को एक फार्मूला आता ही होगा C6H12O6, और अगर हम इसको दोबारा से यहां देखें तो ये आपके पास CH2O है, यानी यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कम तादाद शो की गई है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। और इस फार्मूला को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ये हम आगे जाके सीखते हैं। लेकिन ये होल नंबर रेशियो जो सिंपलेस्ट कर दी जाए वो कैसे निकाली जा सकती है, तो आप देखो, आपके पास कार्बन की तादाद जो है वो कितनी है, 6 कंप्लीट तादाद, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 12, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इसको किसी एक रेशियो पर तकसीम करें, जैसे 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 1 6, तो 1 to 1 यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 अगर ऐसा कर लिया जाए तो ये जो आपके पास एक मोलेकुलर फार्मूला था, नाउ इट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये आपको मैंने 2 लफ्ज सिखाए, उम्मीद है कि आपको ये आते ही होंगे। सिंपलेस्ट और कंप्लीट का क्या मतलब होता है, ठीक है। थोड़ा सा नजर डालते हैं अपने नोट्स पर तो आपको जरा क्विकली समझ में आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अ फार्मूला which represents a simplest whole number ratio, ये मैंने आपको सिखाया अभी। A formula which represents the actual number of atoms of each element in a molecular compound is called molecular formula. Number 2, it is obtained from percentage composition of element। देखो भाई, एक बात याद रखो, मिसाल के तौर पर आपके पास एक अननोन कंपाउंड है। अब आप इस अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इसका एनालिसिस करेंगे, ये तरतीब याद रखिएगा, और इसी की बुनियाद पर आगे जाकर आपने सारे न्यूमेरिकल भी हल किए हुए हैं। तो एनालिसिस करते हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमें जो मिलता है ना, वो हमें मिलता है एम्पेरिकल फार्मूला। और एम्पेरिकल फार्मूला को निकालने के बाद हम n की वैल्यू निकालते हैं, ये भी आपको सिखाएंगे। और जब n की वैल्यू निकल आती है तो उसे एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आपके पास आ जाता है मोलेकुलर फार्मूला। तो ये अपने दिमाग में बिठा लो, यही आपके चंद पॉइंट्स हैं। यानी एनालिसिस जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला देता है, डायरेक्टली आप मोलेकुलर फार्मूला डिटरमिन नहीं करते हो। अब दोबारा देखो क्या कहना चाहते हैं, वो भी कहता है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट, यानी एनालिसिस किया हमने और फिर उसके बाद क्या हुआ, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर बोथ मोलेकुलर और आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी जब आप एम्पेरिकल फार्मूला लिखते हो वो तो समझ में आती है। देखो मैंने अभी आपको एक मिसाल दी है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी क्या C6
H12O6। और फिर एग्जांपल और ले लो, चलो C6 और H6 बेंजीन। अब हमें पता है कि अगर हम इन दोनों का सिंपलेस्ट फार्मूला निकालें, यानी ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों मोलेकुलर फार्मूलाज हैं। नाउ वी हैव टू चेंज इट इनटू एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे कि देखो अभी भी निकाला था CH2O, इस तरह इसका भी एम्पेरिकल फॉर्म निकालते हैं तो ये निकलेगा CH। अब जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर दे दी है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, मोलेकुलर फार्मूला तो हैं, लेकिन किस फार्मूला किस कंपाउंड के हैं, वो है कोवलेंट कंपाउंड। तो यहाँ आपने एक बात याद कर ली कि कोवलेंट कंपाउंड के दोनों फार्मूलाज हो सकते हैं, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला भी और मोलेकुलर फार्मूला। अब इसी के साथ एक रेलेवेंट टर्म पर चलते हैं और वो है आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl H2SO4 HNO3, ठीक है ना। और थोड़ा सा सिंपल फार्मूला लेते हैं हम, जैसे कि H2O। अब आप देखो इनमें से कोई फार्मूला भी चूज कर लो, जैसे सपोज कीजिए हम सबसे आसान ले लेते हैं H2O। अब हम कैसे कहते हैं कि इसमें H2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। अब इसको सिंपल करो तो आप ये कहोगे कि सर ये तो ऑलरेडी ही सिंपल है, और सिंपल को ही हम क्या बोल देते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। तो यहां पर एक MCQ क्रिएट हो जाता है और वो ये है कि कोवलेंट कंपाउंड का कौन सा फार्मूला हो सकता है। तो हमने जवाब दिया था सर आयनिक भी, अपना मोलेकुलर फार्मूला भी हो सकता है और एम्पेरिकल भी। लेकिन सवाल रहता है कि आयनिक कंपाउंड का कोई फार्मूला लिखो जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हो या मोलेकुलर फार्मूला हो। दोनों प्रोनाउंसिएशन है, मतलब बेसिकली इंग्लिश में तो मोलेकुलर ही होता है, पर हम अपनी लैंग्वेज में इसको सिंपल मॉलिक्यूलर कह सकते हैं। अच्छा, तो अब बात ये कि ये जो आयनिक कंपाउंड है इसका एक मोलेकुलर फार्मूला ऐसे स्टेटमेंट आ जाती है और वो लिखता रहता है कि फिर क्या क्या होगा, और इस तरह पजल हो जाते हैं कि ये स्टेटमेंट। तो बात ये है कि आयनिक कंपाउंड का आपने मोलेकुलर फार्मूला कंसीडर करना ही नहीं है, बल्कि आयनिक कंपाउंड का होता कौन सा है, आयनिक कंपाउंड का, जैसे आपने कहा ऑलरेडी सिंपल होता है, तो सिंपल होने की वजह से ये एम्पेरिकल ही होगा। ये जी आपने ध्यान में रखना है कि आयनिक कंपाउंड ऑलवेज हैव एम्पेरिकल फार्मूला। तो यही बात हमने यहाँ पर की है कि दिस टर्म इज यूज फॉर बोथ मोलेकुलर और आयनिक कंपाउंड। तो एग्जांपल मैंने दे दी है, एग्जांपल NaCl इज अ मोलेकुलर फार्मूला एज वेल एज एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। और CH भी। अच्छा, इसमें ये वाली बात भी आ गई कि सर आपने कहा कि यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है और अगर इसका मोलेकुलर फार्मूला किया जाए तो वो भी ये है। तो वैसे तो आयनिक कंपाउंड जो थे ना वो फार्मूला यूनिट्स रखते हैं, उनका फार्मूला यूनिट होता है, या कह लो उनका फार्मूला, यानी वो मॉलिक्यूल चूंकि नहीं होते इसलिए उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनका नाम आयनिक फार्मूला, आयनिक कंपाउंड फार्मूला ऐसे कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो सिंपल आयनिक कंपाउंड, आयनिक सब्सटेंस, ऐसे मुख्तलिफ नाम बुक्स में आते हैं। तो उसमें मॉलिक्यूल का वर्ड ही इस्तेमाल नहीं होता आयनिक कंपाउंड के लिए, इसलिए अगर हम उसको बहुत ज़्यादा मुहतात होकर कहें तो आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल का वर्ड बनता ही नहीं, तो इसलिए इसका मोलेकुलर फार्मूला भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, कभी इसको नॉर्मल टर्म में, यानी एज सच यूँ सोचते हुए कि बाय डेफिनेशन हम कह रहे हैं कि वो फार्मूला जो सारे एटम्स की तादाद को शो करता है किसी कंपाउंड में, उसको हम कहते हैं मोलेकुलर फार्मूला। तो चूंकि NaCl का जो यूनिट सेल स्ट्रक्चर है और उसके मुताबिक जो उसमें हम लेते हैं कि एक Na के पास कितने Cl होंगे, तो वो एक के पास एक ही होता है। तो इसका मतलब है कि ये एक मुकम्मल तादाद है। तो इसलिए मतलब उसको आप कह लो कि रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं कि ये इसका मोलेकुलर फार्मूला है, लेकिन बहरहाल हमें कहना चाहिए आयनिक फार्मूला ये सबसे बेस्ट टर्म है, और चूंकि ये सिंपलेस्ट टर्म भी है इसलिए इसका नाम एम्पेरिकल फार्मूला है। तो थोड़ा सा आपने सवाल को समझना है, उसके मुताबिक बात करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह आपको आहिस्ता करवाऊंगा, और मैं प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे जो ऑलरेडी हमारे सॉल्व्ड क्या कहते हैं MCQs हैं वो भी मैं ऐड कर दूंगा, और फिर वो ऐड करने पर आपको समझ में आ जाएगी कि इस तरह से MCQs को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ समझा रहा था आपको कि सोडियम क्लोराइड का एम्पेरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला सेम हो सकता है, लेकिन इसका मोलेकुलर फार्मूला होता ही नहीं है, आयनिक फार्मूला होता है। सोडियम क्लोराइड हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, वाटर हो, एंड सो ऑन, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगली बात की तरफ।
अगली बात क्या कहती है? अगली बात कुछ जो है वो कहता है कि अगर हम मोलेकुलर फार्मूला को देखें, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर, ये हमने बात कर ली। दूसरे नंबर पे बात करते हैं। दूसरे नंबर पे बात क्या कह रहा है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एन विद द एम्पेरिकल फार्मूला। यानी क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने, जैसे मैंने शुरू में आपको सिखाया है, शुरू में मैंने आपको ये बताया है कि जब हम एक अननोन कंपाउंड का जिक्र करते हैं तो फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप एनालिसिस होता है, थर्ड स्टेप एम्पेरिकल फार्मूला होता है और फोर्थ स्टेप मोलेकुलर फार्मूला डिटर्मिनेशन होती है। बट वी हैव टू कैलकुलेट द एन। सो ये एन क्या है? ठीक है, इस एन के बारे में थोड़ी बहस करते हैं। ये आपके पास एक अहम सवाल, जो ये छोटा सवाल बन के आ सकता है और ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि n इज इक्वल टू मोलेकुलर फार्मूला मास, मोलेकुलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। यानी इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए एम्पेरिकल फार्मूला। सपोज कीजिए हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है CH। किसके लिए है ये? बेंजीन के लिए। ये हमने निकाल लिया कैलकुलेट करके, यानी आप एनालिसिस करते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम ये करते हैं कि इसका मास निकाल सकते हैं। कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गया जी कितना मिलाकर? 13। ये 13 आपने कहाँ पुट करना है? एम्पेरिकल फार्मूला में। और मोलेकुलर फार्मूला मास, फार्मूला की बात नहीं हो रही, मास की बात हो रही है। तो जो मास है वो हम मालूम करते हैं वेपर डेंसिटी मेथड से, ठीक है। और हमारे पास कोई डायरेक्ट एनालिसिस भी हो सकते हैं, ठीक है, उसे हम मालूम कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोमेट्री से भी मालूम हो जाता है, एक्सरे एनालिसिस से भी बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो सबको जोड़ तोड़कर हम क्या करते हैं? ये फार्मूला निकालते हैं। कौन सा वाला? जो हमें ऊपर लिखना है। तो दोनों फार्मूलाज आ गए। उसके बाद आपको n की वैल्यू आ जाती है। तो ये आपके पास पहले तो डेफिनेशन है कि n क्या है। तो n इज अ रेशियो ऑफ मोलेकुलर फार्मूला मास टू द एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो सपोज कीजिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास बेंजीन 78 है, क्या? मोलेकुलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास हमें खुद निकाला है। तो आंसर क्या आ गया? 6, ठीक है। तो ये आपने दिमाग में रखना है। n की वैल्यू है जी 6। अब 6 कहाँ पुट करना है? जहाँ n को पुट करना है। तो एक फार्मूला हमारे पास और भी है, क्योंकि हमारा लास्ट जो स्टेप आता है वो आता है मोलेकुलर फार्मूला मालूम करना। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला याद करना है, या कह लें एक सिंपल सा रिलेशनशिप है, और वो ये है मोलेकुलर फार्मूला। आप ये बात याद कर लो, मोलेकुलर फार्मूला एक अलग चीज है और उसका मास अलग चीज है। तो हम अब निकाल रहे हैं मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब आप ये देख लो कि एम्पेरिकल फार्मूला हमने पहले निकाल लिया था और n की वैल्यू भी, और सिर्फ अब रह गया है मोलेकुलर फार्मूला। सपोज कीजिए हमने निकाला था 6 वैल्यू n की, और यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला फॉर द बेंजीन जो CH था उसके जरिए से। अभी ये जो हमने ऊपर निकाला, मैंने आपसे कहा 6 आपने याद करना है। और फिर उसके बाद अब देखो, जब हम क्या करेंगे, CH को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H6 बनेगा। अब आपको चंद चीजें समझ में आ रही है कि हम बेसिकली इस तरफ जा रहे हैं कि मोलेकुलर फार्मूला को मालूम करने के बेसिक स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस, यानी कि ऊपर तो अननोन कंपाउंड लिखा है मैंने, वो होना जरूरी है। उसे सैंपलिंग बोल सकते हो, सैंपल लो, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करो, फिर उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करो, एम्पेरिकल फार्मूला से n मालूम करो, और मोलेकुलर फार्मूला। तो इन्हीं स्टेप्स में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, बस कोई भी आपको पूछा जा सकता है कि तरतीब क्या है, तो पता होना चाहिए कि तरतीब में पहले एनालिसिस आता है या पहले एम्पेरिकल फार्मूला आता है, ठीक है। नहीं तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं इससे आगे। अब इससे आगे देखो तो लिखता है दैट दिस टर्म इज यूज्ड ओनली फॉर मोलेकुलर कंपाउंड। ज़ाहिर सी बात है, देखो मैंने पहले भी समझाया आपको, वो यही बात बताई है कि अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो उसके मास को मोलेकुलर मास बोलेंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। अगर आयनिक फॉर्मूला है तो आयनिक मास होगा ना। इसी तरह से अगर एटम है तो उससे एटॉमिक मास होगा। तो ये एक बिल्कुल कॉमन सेंस है कि मोलेकुलर फार्मूला इज जस्ट रिलेटेड टू द मोलेकुलर कंपाउंड्स। और आमतौर पर मोलेकुलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो आयनिक होते हैं, ठीक है। तो वो कोवलेंट होते हैं, ठीक है। तो कोवलेंट के बारे में आपने, कोवलेंट ना समझ में आए तो ऐसे कह लो कि जिनके अंदर शेयर हुआ हुआ बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो आप इन्हें कोवलेंट कंपाउंड्स भी बोल सकते हो। तो कोवलेंट कंपाउंड ज्यादातर
होते हैं। मतलब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट कैटेगरी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ बता रहा हूँ बेशतर ऐसे ही होगा। यानी आपके पास मोलेकुलर कंपाउंड्स होंगे, उनके अंदर वो सिंपल मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते होंगे, उन मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होंगे उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें जितने भी कंपाउंड्स हैं आप उनको मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोल सकते हो। ठीक है, उसकी लास्ट में एग्जांपल आ रही है, वो एग्जांपल कुछ ऐसे ही हैं, C6H12O6 और C6H6 जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ क्योंकि हमारी बुक से रिलेट करती है इसलिए मैंने दी है। बाकी आप बस यही मैंने आपको हिंट दे दिया है कि जितने भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड पढ़े हैं, जो पढ़े हैं, चाहे वो एसिड्स हैं, चाहे वो एल्डिहाइड्स कीटोन्स हैं, ठीक है ना, या फिर वो अल्कोहल्स हैं, वो सब के सब मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। चलते हैं एक नई बात पढ़ते हैं। और सवाल ये है कि जो हमने एनालिसिस करना है, क्या उस एनालिसिस के अंदर हम जो कर रहे थे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मैं दोबारा दिखा रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए कि अननोन कंपाउंड्स थे तो उससे एनालिसिस किया। तो जो एनालिसिस का जो पोर्शन है जिससे आपने एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है, क्या ये आसानी से हो जाएगा? तो ये एनालिसिस के बारे में हमारी बुक लिखती है, तो वो ही हम देखते हैं। तो उस एनालिसिस को जिसमें हमने एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमिन करना है, उसमें कुल 4 स्टेप, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इसकी बुनियाद पर काफी जो न्यूमेरिकल है वो भी बेस करते हैं। तो थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोई बड़े लंबे चौड़े जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे। इस वाले पॉइंट्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं हमारी बुक में, तो वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो चूंकि हमारा जो MD कैट का टेस्ट होगा वो तो MCQ बेस्ड होगा, तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल टू द पॉइंट होंगे, रेलिवेंट होंगे, शॉर्ट होंगे, उसमें कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी। लेकिन अब वो हमने न्यूमेरिकल तो याद नहीं करने, लेकिन उन न्यूमेरिकल का जो निचोड़ है, यानी उस न्यूमेरिकल की जो टाइम लाइन है कि आप उस न्यूमेरिकल में एक्चुअली करते क्या थे, वो आपको याद रखनी है। और उसका ज़्यादातर जो MCQ आता है वो ये आता है इनकी तरतीब में, कि तरतीब आपके 1 2 3 4 है जैसे, तो वो 1 2 3 4 लिख देंगे, और एक में 1 3 4 3 लिख देंगे, एक में 1 4 3 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से वो चेंज करेंगे, आपको एग्जैक्ट तरतीब बतानी है। तो उस तरतीब को हम देखते हैं। देखो, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास फर्स्ट हिस्सा है, ये आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि इसको डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले आपको परसेंटेज, जो परसेंटेज है ये आप मालूम करनी है, कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट में कैसे हासिल होगा, एनालिसिस हासिल होगा। इसके लिए हम कंबस्शन एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बुक में कंबस्शन एनालिसिस का जिक्र है। वैसे एनालिसिस कई तरह के होते हैं। और फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम। ग्राम एटम को हम बोलते हैं मोल, आपने मोल मालूम करने हैं, नंबर 2 हो गया, ठीक। और फिर वो लिखता है कि डिटरमिन द एटॉमिक रेशो, आपने एटॉमिक रेशो मालूम करनी है ऑफ ईच एलिमेंट बाय डिवाइडिंग। ये मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये आपके पास तीसरा पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट है, इफ द एटॉमिक रेशो इज इन द सिंपल होल नंबर इट गिव्स द एम्पेरिकल फार्मूला, यानी कि आपने एम्पेरिकल फार्मूला बता देना है कौन सा है, ठीक है। और इसी तरीके से वो कहता है अदरवाइज मल्टीप्लाई विद द सूटेबल डिजिट। इसमें ये 4 मैंने कुछ बातें कही, यही आपके छोटे छोटे से क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी कि MCQ के आंसर्स बन जाएंगे, और वो हमने थोड़ा इतिहास से लेके जाने। अच्छा, अब मैं थोड़ा समझाता हूँ कि हमने इसे करना कैसे। इसके लिए आपके पास बुक पे चंद एक एग्जाम्पल दी गई है, उस बुक की तरफ हम जाते हैं। देखें, ये मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक दिखा रहा हूँ। इस टेक्स्ट बुक में अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला जहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ फार्मूला की तरफ जाओ और देखो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पहले से आता होगा। अब इस एम्पेरिकल फार्मूला में क्या है, वैसे तो इसमें 4 स्टेप्स थे, ये 1 2 3 और ये 4 मैंने आपको पहले बता दी हैं, ये 4 पॉइंट। तो जो यहाँ पर मकसद है ना, वो ये नहीं है कि हमने न्यूमेरिकल हल करना है, हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि हमने इसको कैसे किया था। और अगर पॉइंट्स हम भूल जाते हैं 1 2 3 4, तो उनकी तरतीब को याद रखने की खातिर हम इसको एक रेफरेंस के तौर पर कोट कर रहे हैं। तो देखो क्या लिखता है। तो तरीका ये है कि आप इस एग्जाम्पल को देखो। इस एग्जाम्पल में दिखा है कि एस्कॉर्बिक एसिड है और उसके बारे में आपने बात करनी है, ठीक है ना। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि इसमें हमने विटामिन C है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो क्या करना है, उससे आपने एम्पेरिकल फार्मूला मेजर करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका हल हो गया। अब आपने याद क्या करना है, आपने याद करना है सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करते हैं। तो देखो, परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के लिए एक तो तरीका बिल्कुल ये है कि आप लैब में जाओगे
और लैब में जाकर वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में जो है मालूमात परसेंटेज के एतबार से लोगे और फिर आके उसकी कैलकुलेशन कर आप मोलेकुलर फार्मूला डिटरमिन कर लोगे, पहले एम्पिरिकल फिर मोलेकुलर फार्मूला। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टूडेंट हैं, आपको लैब में जाने की जरूरत अभी नहीं है, तो बुक वाले ने आपको पहले से ही वो सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर बता दिया है कि आप ऐसे कर लो, ठीक है। तो देखो अब आपने ऐसा किया, सबसे पहला स्टेप ऑटोमेटिकली हो गया। अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है? सेकंड स्टेप कहता है कि अब आपने मालूम करना है ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। आप इन सब की जगह पे लिख सकते हो मोल्स, जैसे पहले नंबर पे लिख सकते हो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप मोल निकाल लोगे, ये 1 2 3 मोल निकल आए, किसके निकल आए? हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, कार्बन के। तो फिर आप क्या करोगे? अब ये हो गया जी सेकंड स्टेप कंप्लीट, यानी आपने ग्राम एटम्स या मोल निकाल लिए। अब आप आ जाएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप ये कहता है, उसके लिखने का तरीका ये था कि आपने 1 2 और 3 तीन चीजें तो मालूम कर ली, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की। फिर देखो इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो हम कहते हैं कि वो है जी 3.40। जो 3.40 है, इस 3.40 को सबसे डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे, जैसे कि यहाँ भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, डिवाइड करने पर आपके पास एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। ये आपके पास थर्ड स्टेप अभी था ये वाला, और फोर्थ स्टेप में आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकाल के देना है। तो ये आपके पास 4 स्टेप थे, लेकिन इन 4 स्टेप्स के अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि देखो ये एग्जाम्पल एक और है, इसमें उसने परसेंटेज नहीं दी, बल्कि आपको परसेंटेज इस वाले क्वेश्चन में निकालनी पड़ी। मैं क्योंकि सारा न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूँ, मैं जस्ट इसको क्या कहते हैं, आपको रेफरेंस के लिए कोट कर रहा हूँ, इसलिए भी आपने बुक से स्टेप्स याद करने। देखो अगर वो आपको मैथ्स दे दे तो भाई मैथ्स तो मालूम होना जरूरी है, मैथ्स से तो मोल निकलेंगे। तो फिर पहले स्टेप में क्या किया? परसेंटेज कंपोजिशन मालूम की, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे मालूम कर ली? ये कार्बन का एक फार्मूला है जो कंबस्शन एनालिसिस से दिया हुआ है, ये आपने फार्मूला अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगर कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लो तो उसको 100 से माइनस कर दो दोनों को, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन या तीसरे एलिमेंट की भी निकल आएगी। सेकंड स्टेप जो है वो नंबर ऑफ ग्राम एटम। मैथ्स दिए हुए थे तो मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स, ठीक है। मोलर मैथ्स आपको आनी चाहिए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1.008। और फिर आपने क्या निकाल लिए? ये सब के सब निकाल लिए वही जिनको हम कहते थे ग्राम एटम या मोल। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है? वो आपके पास 2.17, तो इसको सबसे डिवाइड कर दो, ये थर्ड स्टेप आ जाएगा। एटॉमिक रेशियो मालूम की 261, तो ये भी एक एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने का तरीका था। इस तरह बार बार करो। जब आप बार बार करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगी कि अच्छा ये 4 स्टेप है हमारे पास, ठीक है। इसमें एक स्टेप में थोड़ा सा कमी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर। देखो वो है, अच्छा यहाँ एक n का फार्मूला है, ये मैंने आपको पहले समझा दिया है, तो टेंशन की बात इसमें कोई नहीं है। और दोबारा देखो, और दोबारा इसमें क्या देखोगे? इसमें आपके पास नंबर ऑफ ग्राम एटम है। मैं दोबारा बात करता हूं, देखो परसेंटेज उन्होंने दी हुई है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाले, दोबारा वो एक ही चीज करवा रही है। और फिर उसके बाद 2 के बाद आपके पास आता है 3 स्टेप क्या होता है, जिसके अंदर आपने जो रेशो निकाल ली है उसके जरिए जो सबसे छोटी रेशो है 1.82 सबसे डिवाइड किया तो आपके पास ये नंबर आ गया, ठीक है। ये जो आपके पास रेशो है ये भी होल नंबर में है। और फिर आप चौथे नंबर पे क्या लिख सकते हो? उसका फार्मूला लिख सकते हो, ठीक है। ये जी सिंपल सी बातें चल रही हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं। ये जो फोर्थ स्टेप है ना, इस फोर्थ स्टेप के बाद एक फिफ्थ स्टेप भी आता है। ये फिफ्थ स्टेप क्या है वो मैंने आपको शुरू में सिखाया, लेकिन अब मैं आपको इस वाली एग्जांपल से बताऊंगा। वो फिफ्थ स्टेप ये है, तो ये तब करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप जब आपको मोलेकुलर फार्मूला मालूम करना हो। तो आपने n मालूम करना है। फार्मूला मैंने बता दिया था आपको, मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, या फिर आप लिख सकते हैं मोलेकुलर फार्मूला मास ऊपर एग्जांपल में, यानी आपके पास लिखा हुआ होगा, दे देंगे। और फिर उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है इससे एम्पेरिकल फार्मूला मैथ से, ही आप खुद निकालोगे जब एम्पेरिकल फार्मूला निकल आएगा NiR2। और फिर ये फार्मूला भी आपको मैं दे चुका हूँ, ये नंबर 6 स्टेप है।
तो नंबर 6 स्टेप में आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया एम्पेरिकल फार्मूला को और ये आ गया जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो C3 हो गया C6H6O2 सॉरी। तो ये आपके पास है 5 और 6 पॉइंट। तो 4 जो अब यहाँ पे मैंने क्या सीखा, हमने यहाँ पे कुल 6 स्टेप्स सीखे, 5 एंड प्लस 1 6 स्टेप्स। तो 4 स्टेप जो पहले 4 स्टेप्स थे, उन 4 स्टेप्स को आप किस लिए परफॉर्म कर रहे हो, एम्पेरिकल फार्मूला के लिए, जिसमें आपने सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन, नंबर 2 अब याद करो क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम, फिर नंबर 3 एटॉमिक रेशो, नंबर 4 एम्पेरिकल फार्मूला, और फिर उसके बाद क्या होगा, अगर यहाँ तक ही मालूम करना है एम्पेरिकल फार्मूला, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है तो 5th स्टेप एन मालूम करना, ठीक है ना, और लास्ट में आप कह लो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला लगाना, जो कि हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। ये नंबर 6 पॉइंट के अंदर n इनटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। और इसी तरीके से आपके पास ये भी कोई मुश्किल बात नहीं, ये फार्मूला उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप जरा इसको देख लो, गलती ना हो उसके अंदर, ठीक है। और बस, ठीक है। नहीं, इसके अंदर हमारी एक बुक में एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के थ्रू अगर चलोगे तो मैं आपको समझाता हूँ। एक पॉइंट है यहाँ पर, वो नंबर 3 पॉइंट था। नंबर 3 पॉइंट ये कहता है, यानी नंबर 4 और 3 के दरमियान की एक वैल्यू आती है, इफ द एटॉमिक रेशो इज इन सिंपल होल नंबर, देन तो एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा, और अदरवाइज मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट। इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखो, मिसाल के तौर पर आपने जब लास्ट में रेशो निकाली एटॉमिक रेशो के बाद, तो रेशो आ गई, जैसे कि हमारी एक एग्जांपल में आएगी बुक के, न्यूमेरिकल जो है उसमें आई ऐसे करके, मिसाल के तौर पे 1.31 और रेशो 1। अब इस तरह से ये सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं है बल्कि फ्रैक्शनल है, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से, 1 से तो वही आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से करो, फॉर एग्जाम्पल हम 3 से कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो और खुद ट्रायल एंड एरर भी कर सकते हो। तो अब देखो क्या बनेगा, 3 1 जा 3 और ये बन जाएगा 3.99, ठीक है। तो 3.99 इज इक्वल टू 4 और ये 3। तो इस तरह से ये है जी सूटेबल डिजिट। अब जो ये आपके पास नए पॉइंट्स में देने जा रहा हूं, ये सिर्फ इस एतबार से कि MD-CAT के एतबार से इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं वाटर के बारे में बात, ये हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम देखो इसका फार्मूला लिखते हैं H2O। हम कहते हैं ये अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, वो भी H2O, क्योंकि मजीद सिंपल नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन ये आएगा कि वाटर के लिए n की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 1, ठीक है ना। यानी कि अगर हम मिसाल के तौर पर वापस ऊपर चलते हैं और इस n की जगह 1 पुट करते हैं, अब जो एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे वो वही रहेगा। तो इस तरह एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये रहा, और एम्पेरिकल फार्मूला को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वो भी यहाँ आपके पास आ गया। तो वाटर के लिए n की वैल्यू 1 रहेगी। तो इसके अलावा कोई और भी है तो उसके बारे में हम ये देखते हैं। हाँ जी, मिसाल के तौर पर CH4, अगर इसको सिंपल करें तो नहीं होगा, तो इसके लिए भी n की वैल्यू 1 रहेगी। तो आपको n की वैल्यू 1 याद करनी है। बाकी अगर मैं आपसे कहता हूँ C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है और CH का एम्पेरिकल फार्मूला है, तो n बताओ, तो आप कह सकते हैं सर n की वैल्यू 6 है, तो n की वैल्यू 6 है, ये मैं ऑलरेडी निकाल के दिया था। और इस तरह से अगर आपके पास CH2O ग्लूकोज है और इसके साथ साथ आपके पास अगर इसका लिखते हैं CH2O ग्लूकोज है ना, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये C6H12 हो जाए, तो 6 है, तो यहाँ भी n की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि दो डिफरेंट कंपाउंड की n की वैल्यू सेम हो सकती है, मतलब ये एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, इट मे बी सेम फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। अच्छा, फिर चलते हैं कुछ और मेन पॉइंट की तरफ समझते हुए। ये अपने दिमाग में रखा करें, इन चीज़ों से काफ़ी हद तक समझने का मौका मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं कैलकुलेशन जो थी ना, वो हमारे पास क्या है वो डिस्कस कर ली मैंने। यानी कि डिस्कशन का मतलब ये कहने का है कि आपने कैलकुलेशन करते हुए मैंने आपको याद करवाए हैं 6 पॉइंट और 4 पॉइंट। 4 पॉइंट दोनों जगह पर सेम है, चाहे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन कर रहे हो, चाहे आप एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमिन कर रहे हो। अगर उन 4 के बाद आपने मजीद 2 और स्टेप्स कर दिए
तो वो मोलेकुलर फार्मूला दे देंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी डिस्कस कर ली हमने, ऑलरेडी मुश्किल बात नहीं थी। अच्छा, इसके अंदर एक हमारे पास कैलकुलेशन करते हुए कंबस्शन एनालिसिस है बुक के अंदर। तो कंबस्शन एनालिसिस से हमारे पास क्या आएगा, एमसीक्यूज आएंगे। अब वो जो एमसीक्यूज हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। उसमें एक टर्म थी और वो है मैग्नीशियम क्लोरेट, MgClO4 ट्वाइस। अब इसके बारे में क्या खास बात है, इसके बारे में खास बात ये है कि ये वाटर एब्जॉर्बर है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू है, वाटर एब्जॉर्बर। और इसी तरीके से एक और भी हमारे पास एब्जॉर्बर है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। उसका नाम है हमारी बुक में 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपने दिमाग में रखनी है बात। अब इन दोनों मेथड से हमें क्या क्या मिलता है ये भी आपने दिमाग में रखनी है बात। देखो, जो मैग्नीशियम क्लोरेट है उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, अपना वाटर एब्जॉर्बर था, तो वाटर एब्जॉर्बर से हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम हो जाएगी। ठीक है, H परसेंटेज कहना बोल के। और इस तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो दूसरा हमारे पास है, इससे हमें हासिल हो जाएगा कार्बन की परसेंटेज। तो हाइड्रोजन और कार्बन, ये दो तो मालूम हो गए। अब तीसरी चीज हमारे बुक में जो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं वो आमतौर पर 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, अब हमने मालूम कर लिया कार्बन भी और हमने मालूम कर लिया हाइड्रोजन भी। और ऑक्सीजन के कैसे मालूम करेंगे, तो ऑक्सीजन आपने कैसे मालूम करनी है, तो बड़ी आसान सी है। उसमें आपको देखो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम करनी है। तो आप सोचो कि आपके पास कंपाउंड 100% है, उसमें से आप माइनस कर दो क्या चीज, परसेंटेज जो आप निकाल लोगे हाइड्रोजन की और परसेंटेज जो आप निकाल लोगे कार्बन की। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के बारे में एक लफ्ज लिख लो और वो है मेथड ऑफ डिफरेंस। यानी अगर आप गौर से देखो तो ये हमने क्या नहीं किया, ये माइनस क्या है, ये डिफरेंस को शो कर रहा है। तो ये आपके पास एक और टर्म है मेथड ऑफ डिफरेंस। किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, टू डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कहाँ से आ रही है, वो वाटर एब्जॉर्बर से। और परसेंटेज ऑफ कार्बन कहाँ से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर से। ठीक है जी, तो ये था जी आपके पास आज का खुलासा। इसके अंदर हमने देखो थोड़ा सा अगर मैं आपको समझा दूं तो क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला का डिफरेंस और उनके पॉइंट्स हमने नोट किए। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास एक अननोन कंपाउंड है तो उस अननोन कंपाउंड से हम कैसे एम्पेरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं और मोलेकुलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके हमने फिर कितने पॉइंट्स पढ़े कि हम इनमें से 4 पॉइंट्स भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और 5 पॉइंट भी ले सकते, अब 6 पॉइंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बता दिया गया। फिर हमने सीखा कि जो फार्मूलाज होते हैं, चाहे वो मोलेकुलर फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए ही होता है। ठीक है, और एम्पेरिकल जो फार्मूला है वो डिफरेंट किस्म के कंपाउंड के लिए। यानी एम्पेरिकल फार्मूला ज़्यादातर हम डील करते हैं किसके लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए, जबकि मोलेकुलर फार्मूला सब पे अप्लाई किया जा सकता है। तो इसके बाद हमने ये देखा कि जो आयनिक कंपाउंड है उसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं। ठीक है ना, ये हमने एग्जाम्पल पढ़ी। और फिर हमने ये देखा कि कौन सा कंपाउंड दोनों यानी एम्पेरिकल और मोलेकुलर फार्मूला सेम रखता है। फिर हमने जिक्र किया कि जो एम्पेरिकल फार्मूला और से मालूम करने यानी एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लिया है, उसके बाद हम n कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और फिर हमने देखा कि इसके अंदर जब हम मालूम कर लेंगे n, तो n के जरिए से हम मालूम कर सकते हैं मोलेकुलर फार्मूला। और फिर मोलेकुलर फार्मूला अगर निकल रहा हो और उससे पहले हमारे पास सूटेबल डिजिट की जरूरत पड़े तो हम सूटेबल डिजिट से भी क्या कर सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला के लिए होल नंबर रेशो या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि n कब 1 होगा, n कब 0 होगा। ठीक है, चाहे n कभी 0 होगा, अगर n 0 हो सकता है तो आपने कहना नहीं, क्योंकि n 0 कर देंगे तो फिर तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा नहीं, वो 0 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बहरहाल आगे चलते हैं। तो ये भी आप देखो इसमें नोट कर सकते हो कि एम्पेरिकल जो हमारे पास n की वैल्यू है वो मिनिमम कितनी होगी, 1 होगी, 0 नहीं हो सकती, और वो 1 से आगे चलेगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, फिर इसके बाद लास्ट में हमने देखा कि कंबस्शन एनालिसिस से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो कौन कौन से, जिसमें हमने
वाटर एब्जॉर्बर के बारे में जिक्र किया, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर का जिक्र किया और हमने यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस देखा। ठीक है जी, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। किसी किस्म का मजीद अगर कोई आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो वो मुझे आप ज़रूर बताएं ताकि हम उसको ठीक कर सकें। बाकी नए लेक्चर के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और ये नॉलेज दूसरों को भी ट्रांसफ़र करें, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, मतलब इससे फ़ायदा होगा मुझे भी, आपको भी और उनको भी जिनको आप ये ट्रांसफ़र कर रहे हो या शेयर कर रहे हो। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नए लेक्चर में।